नमस्कार, मैं हूं हनी दुबे। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आप इस वक्त जुड़ चुके हैं बुंदेलखंड 24x7 के साथ। हमारे न्यूज रूम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं सागर की दीक्षा साहू। दीक्षा साहू इन दिनों एक धारावाहिक है जो भाभी जी घर पर है नाम से आता है, उसमें इनको रोल मिला है और बिल्ली का रोल शायद इनको मिला है। सारी चीजों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे दीक्षा से। दीक्षा, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि क्योंकि आप लोगों की वज़ह से हम कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दीक्षा, पिछले 3-4 दिनों से जब से ये खबरें अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं कि दीक्षा का सिलेक्शन धारावाहिक हाबिरी घर पर है में हुआ है, जब से लोगों के बीच में, खासकर युवा वर्ग के बीच में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आप लोग जानना चाह रहे हैं कि दीक्षा कौन है, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है और सागर में कहाँ की ये रहने वाली है। हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं अपने सागर की हूँ, बुंदेलखंड से रहने वाली हूँ और मेरा जो करियर की शुरुआत है वो भी सागर से ही हुई है। नुक्कड़ नाटकों से शुरुआत की थी मैंने और धीरे-धीरे जाके फिर मुंबई तक का सफ़र मेरा अभी जारी है। तो आप लोगों जैसे ही हूँ मैं भी। दीक्षा, आप किस स्कूल से पढ़ी हैं सागर में? जी, मेरा जो स्कूलिंग हुई है वो 10th क्लास तक तक्षशिला हाई स्कूल से हुई है और उसके बाद मैंने 11वीं-12वीं है जो वो एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ी है और फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के पहले डॉक्टर एच.एस. गौर यूनिवर्सिटी है वहाँ से ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। और इसके पहले मैंने एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि भोपाल में है, वहाँ से एक्टिंग ट्रेनिंग ली है। दीक्षा, सागर से मुंबई तक का सफर आपका कैसा रहा? इसके पीछे क्या कठिनाइयां रही, हमारे दर्शकों को बताइए। सागर से मुंबई तक का सफ़र तो मतलब इस सफ़र को कुछ चंद शब्दों में कह पाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल है, बट हाँ, सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि एज़ एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में सागर में ही सबसे पहले शुरुआत करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। उससे भी पहले ये तय करना कि मुझे इस फ़ील्ड में काम करना है आगे जाके बतौर कलाकार, बतौर अभिनेत्री। तो क्या होता है ना कि पहले खुद तय करना कि आप क्या वाक़ई पूरी ज़िंदगी इस फ़ील्ड को दे सकते हो, आप उसके लिए तैयार हो। तो कुछ वक़्त लगा इसको समझने में, लेकिन हाँ, इस चीज़ को समझी और फिर नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, लोक रंगमंच और फिर 2013 में श्री गोविंद नामदेव सर द्वारा आयोजित की गई एक वर्कशॉप अटेंड की मैंने। थिएटर वर्कशॉप थी। वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे अपना करियर इसी फ़ील्ड में बनाना है। तब तक भी ऐसा था कि क्लियर नहीं था कि पता नहीं कितने लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे। परिवार वाले तो ऑब्वियस बात है क्योंकि मेरे पापा जी आर्मी ऑफिसर रहे हैं, श्री गोकुल प्रसाद साहू और मम्मी एमपीबी में जॉब करती हैं, श्रीमती दया साहू। तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सागर में रहते हुए एक मिडिल क्लास फैमिली में ऑब्वियस बात है कि छोटे शहरों में परिवार में जो पेरेंट्स हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से कि कुछ बड़ा करेंगे या कुछ सेफ एंड सिक्योर लाइफ जिएँगे, कुछ सरकारी नौकरी करेंगे। तो एक तरीके से उनका होता है कि उनके बच्चे सेफ रहें, सिक्योर रहें, जल्दी-जल्दी शादियाँ कर लें, यही होता है उनका। और हमने कुछ अलग ही फ़ील्ड चूज़ कर ली थी। तो ये उनके लिए भी आसान नहीं था समझ पाना और इतनी जल्दी स्वीकार कर लेना। तो फिर हम परिवार से बाहर के लोगों के लिए हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो हमारी इस चीज़ को समझेंगे। तो सागर में थिएटर करने के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे एमपीएचडी जाना है और एमपीएचडी जाने के लिए घर से अलाउ नहीं था। अ, बट हाँ, जब मैं निकल गई तो एक सबसे बड़ा स्टेप जो कि मेरे पापा जी के सामने बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा था और एक वाकया है जहाँ पे 8 से 10 महीने मेरे पापा जी से बात नहीं हुई थी। क्योंकि कहीं किस न कारण कहीं बात नहीं हो पाई थी? जी? किस कारण से बात नहीं हो पाई थी? कि एक तो मैंने इस फ़ील्ड को चुना, इस फ़ील्ड में काम कर रही हूँ और दूसरा ये कि अब मैं पर्टिकुलर इसी की ट्रेनिंग के लिए एज़ एन एक्टर मैं
एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा जा रही हूँ अपना पूरा 1 साल देने के लिए, और उनको कहीं न कहीं पता था कि अ, मैं शायद सीरियस हो रही हूँ अब इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए। और हम बच्चे थोड़े होशियार भी थे पढ़ने में, तो उनकी उम्मीदें ये थी कि हम जॉब करेंगे, हम बैंक में जॉब करेंगे या ऑफ़िसर की जॉब करेंगे, क्योंकि वो भी आर्मी ऑफ़िसर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी कुछ उम्मीदें अलग थी। तो थोड़े-से तनाव जी, भी हुए हैं कि 8 से 10 महीने अगर अपने पेरेंट्स से बात ना करना अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ़ मेरी नहीं थी, वो उनकी खुद की भी थी, क्योंकि वो खुद को भी मना नहीं पा रहे थे कि अब उनके बच्चे एक लीग से हट के काम कर रहे हैं। ख़ैर, लेकिन 8 से 10 महीने बाद जब आगे चल के जब वक़्त बीता और मैं जब घर आई, तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, मम्मी-पापा जी जिसमें खुश रहेंगे, अपने पेरेंट्स जिसमें खुश रहेंगे वो काम करना चाहिए। तो फिर मैंने एसआई की तैयारी करना शुरू की, बैंक की फॉर्म्स वग़ैरह भरे, पीजीडीसीए में टॉप किया। और बट मुझे लगा कि मैं कुछ साल कर लूँगी ये काम, बट पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाऊँगी। और फिर मैंने पक्का इरादा बना लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि मैं अपने परिवार को वो विश्वास दिला पाऊँ। और उन्होंने जितनी लिबर्टी, जितनी स्वतंत्रता हमें दी है, हम बच्चों को, मेरे मम्मी-पापा जी ने, वो मैंने लाइफ़ में कभी देखी नहीं थी। उससे ज़्यादा लिबर्टी नहीं देखी थी। तो वो एक जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बट हाँ, आगे चल के का जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी आई और फर्स्ट ईयर में जब मैंने फर्स्ट रैंक से पास हुई, तो मेरे पापा जी ने मिठाई के लिए पैसे भेजे कि जाओ और अपने डिपार्टमेंट में टीचर्स को बाँट दो। तो एक ये था कि उनका विश्वास तो हमेशा रहा है बच्चों पे, लेकिन एक डर होता है ना माँ-बाप का कि उनकी लड़की या उनके बच्चे किसी अनजान शहर में जा रहे हैं, वो भी इस करियर में जा रहे हैं, तो जहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है कि कब सफलता मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, क्या होगा आगे। तो परिवार, फिर सागर, फिर दूसरे शहर, फिर दूसरे राज्य, यहाँ तक आते-आते फिर मुंबई में आना, मुंबई में पहले दिन ही 48 घंटे छत नहीं है रहने के लिए। आप बारिश में एक सड़क पे रह रहे हो और घर पे भी नहीं आप बता पा रहे हो कि क्या पता, मतलब ऑब्वियस बात है ना, कोई भी माँ-बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी भी तरह से परेशान हों। तो वो 48 घंटे मेरी लाइफ के जैसे निकले हैं, मुझे समझ में आ गया था कि मुंबई परीक्षा लेने वाली है और बस अगर मेरे इरादे मज़बूत हैं, तो मुझे फिर इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो बस यहाँ पहुँच गई मुंबई और कर रही हूँ काम धीरे-धीरे आप लोगों की दुआओं से। काफ़ी संघर्ष रहा आपका, आपकी एक ज़िद ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। आप लोगों के लिए आपकी जैसी कई लड़कियाँ हैं, कई बच्चियाँ हैं, जो मुंबई जाना चाहती हैं, थिएटर करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अ, मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप खुद सोचो, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले खुद ही सोचा कि वाक़ई मुझे करना है क्या ये? मतलब कि हम इस फ़ील्ड में मैक्सिमम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनको वो ग्लैमर दिखता है, वो चमक-धमक दिखती है। लेकिन जो मैंने देखा है मेरे अनुभव से, वो चमक-धमक ना वो कई सालों बाद मिलती है। वो आपको शुरुआत में मिलेगी नहीं और पता भी नहीं कितना वक़्त लगेगा। तो मेरा उन लड़कियों के लिए ये कहना है कि सपने देखो, सपने देखने के लिए कोई सीमा मत रखो। कुछ मत सोचो कि कैसे सपने देख रहे हो, क्या है? क्योंकि आप अगर सपने देख सकते हो तो आप वो पूरे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर उस रास्ते पर चलना है आपको, तो उसकी पूरी जानकारी बटोर लो। हर तरीके से देख लो कि क्या आपको आपके अंदर उस रास्ते पर चलने की जो ज़िद चाहिए, जो हिम्मत चाहिए वो है? और नहीं है तो क्या आप जुटा पाएँगे? और साथ में इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने परिवार को साथ में लेकर चलें। क्योंकि दुनिया में कोई भी साथ छोड़ देगा, आपका परिवार आपके साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और आपसे। अक्सर लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि हम बच्चियों को मुंबई भेजना नहीं चाहते। फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में भी कई खबरें आती हैं, वहाँ जी। पे शोषण होता है लड़कियों का, अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं। इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि आजकल अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो शोषण कहाँ नहीं हो रहा है। मतलब इस फ़ील्ड से अलग दुनिया की बात करें तो हर जगह अलग ही माहौल अभी बना हुआ है, जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इसी फ़ील्ड में ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। और एक चीज़ होती है ना कि रास्ते में ना आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, हर तरीके का माहौल मिलता है, हर एक चीज़ का आपको खुद सामना करना पड़ता है। तो मैंने अभी वही कहा कि वो हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ील्ड बुरी नहीं है, क्योंकि इसी फ़ील्ड में रहते हुए कितने
लोग कितना बड़ा नाम कर गए, कितने अच्छे हैं। कुछ लोगों के साथ तो मेरा पर्सनल अनुभव है जिनसे मैंने मिली हूँ और वो एक बड़े ओहदे पर हैं। वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अच्छे विचार रखने वाले हैं, उनकी सोच भी काफ़ी बड़ी है। तो जी। मैं इस चीज़ से पूरी तरह सहमत नहीं करती हूँ कि हाँ, ये फ़ील्ड बुरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिन लोगों से मिलते हो, आपको आगे उनसे कैसे उनको फ़ेस करना है, उनसे निकलना है, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी इस फ़ील्ड के अलावा बहुत अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, जो हमें शायद नज़र नहीं आती हैं। तो वो शायद एक महज़ भा जी? जी, एक सवाल और। भाभी जी घर पर हैं, धारावाहिक में क्या रोल मिला है आपको? क्या रोल रहेगा? आप क्या करने वाली हैं? जी, पहले मैंने गिल्ली डंडा जो कहानी थी उसमें गिल्ली का किरदार किया था। अभी मुझे बबली का किरदार मिला है और बबली कौन है और बबली क्या कर रही है उसमें? जी, बबली एक ब्यूटीशियन है जो कि चुलबुली तो है बट थोड़ी मैच्योर भी है और वो अपने काम को परफेक्ट करना उसे आता हो ना आता हो, लेकिन कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा है। जी, तो इस तरीके का कुछ किरदार है, बहुत मज़ेदार है। आई होप कि अभी टेलीकास्ट हुआ है कुछ शोज़ का, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो और आगे भी कुछ किरदार आने वाले हैं, देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। इससे पहले आप और भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं और भी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अ, मुझे इस फ़ील्ड में लगभग 13 साल हो चुके हैं। 13 से 14 साल हो चुके हैं, जहाँ पे मैंने थिएटर से शुरुआत की, नुक्कड़ नाटकों से शुरुआत की। 100-100 ₹200 में नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, एक टाइम वो भी था। तो अभी मैंने 4 से 5 फ़िल्म्स की हैं। 2 वेब सीरीज़ की हैं, एक वेब सीरीज़ में लीड रोल प्ले किया था। उस वेब सीरीज़ का नाम है हैप्पी और उसमें मैंने वो गुंजन का कैरेक्टर किया था प्ले और हाल ही में मेरी एक शॉर्ट फ़िल्म है 24 टैगलाइन्स हाफ वे होम। वो इंटरनेशनल लेवल पर जो फ़िल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ गई है लॉस एंजेलिस में और एक शॉर्ट फ़िल्म है ज़ॉम्बी पार्क, वो गोवा फ़िल्म फेस्टिवल में लास्ट ईयर ही लगी हुई थी। तो हाँ, अभी अच्छा, कंटिन्यू काम चालू है। आप सागर सहित समूचे बुंदेलखंड के उन बच्चों के लिए आइडियल रहेंगी, जो बच्चे फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। इन लोगों के लिए आप भविष्य में क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं ये पूछूँगी उनसे क्योंकि मदद करना तो ऑब्वियस बात है कि जहाँ मेरी मदद मेरे गुरुओं ने की है श्री गोविंद नामदेव जी सर, उन्होंने मेरी मदद की है और उनकी वर्कशॉप आयोजित हुई तभी मैं इस फ़ील्ड में आई। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया इसीलिए वो मेरे गुरु हैं। दूसरे गुरु मेरे श्री अमित बनर्जी सर हैं जिनकी मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो जैसे उन्होंने मेरी मदद की, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे जितना आता है, जितनी मेरी समझ है, उस समझ के हिसाब से मैं जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहेगा अपने शहर से, अपने बुंदेलखंड से, उनको ज़रूर गाइड करूँगी मैं। और ये एक सवाल ज़रूर पूछूँगी कि आप क्यों जाना चाहते हैं इस फ़ील्ड में? जी, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तय होगा कि आपको क्या नहीं करना है। तो सागर के बच्चों के लिए यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देने की तैयारी है क्या, जिससे बच्चे मुंबई तक पहुँच सकें? तैयारी तो है, लेकिन अभी मैं उसका खुलासा नहीं करूँगी। अभी तैयारी है और जितना हो सकेगा मुझसे, मैं उस लेवल तक कोशिश करूँगी कि जो भी कलाकार हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं और वाक़ई जाना चाहते हैं इस फ़ील्ड में, कुछ नाम कमाना चाहते हैं, अपने शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं, बुंदेलखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर हाथ दूँगी उनके लिए। आपकी बहन भी फ़िल्म इंडस्ट्री में है, वो क्या करती हैं और किस सीरियल में काम करती हैं? जी, मेरी बहन दीपगंगा साहू वो खुद भी इस फ़ील्ड में हैं, वो उनको भी लगभग 13 से 14 साल हो चुके हैं इस फ़ील्ड में। थिएटर रेperटरी में उन्होंने जो अन्वेषण थिएटर ग्रुप है अथक, उसमें उन्होंने 4 से 5 साल रेperटरी में रहते हुए प्रोफ़ेशनल एक्टर, प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट उन्होंने काम किया है और अभी एक फ़िल्म कर रही हैं वो खुद ही खुलासा करेंगी इस चीज़ का, मैं उनके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बोल सकती। बस इतना कहूँगी कि मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरी फैमिली सबसे आगे है क्योंकि फैमिली है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरा भाई शिवम, मेरी दीदी जो दीपगंगा साहू हैं, वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं मेरे साथ, हर जगह सपोर्ट करती हैं और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपका परिवार साथ है तो आप दुनिया से लड़ सकते हो। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दीक्षा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतने प्यारे इंटरव्यू के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत-बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो मेरे काम को सराहते हैं
और मेरे काम को पसंद करते हैं, मुझे खूब प्यार देते हैं। आगे कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग और नया लेकर आती रहूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।